ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਆ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਬਾਕਸ ਨੇ, ਦੋ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ टेल ਤੇ ਹੈ, दोनों के बीच कोई डाटा है? दोनों के बीच में सेम डेटा रिकॉर्ड होता है, दोनों आइडेंटिकल। अच्छा, वो ऐसे हैं जैसे आपका एक टेप रिकॉर्डर है, हाँ। आपने यहाँ पे भी लगा दिया और सामने भी लगा दिया, वो इसलिए सेम चीज़ें आइडेंटिकल, ताकि अगर कभी ये ख़राब हो जाए तो दूसरा तो पकड़ ले। अब लेकिन कमाल की बात ये, बोइंग कहता है दोनों ख़राब हो गए, दो चीज़ें एक साथ कैसे ख़राब हो जाएंगी? तो जो जहाज़ डिग्गिया आया वो जहाज़ के विचों जो ब्लैक बॉक्स है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ऑरेंज कलर कहते हो वो एयर इंडिया ने चक्या या फिर जाके बोइंग ने चक्या विचों? चेक किससे किया बताइए? ने उठाया किसने? उठाया किसने? नहीं देखिए, जब भी क्रैश होता है तो इनकी टीम ढूंढने में तो उस वक्त पुलिस एजेंसीज हैं बेसिकली, आर्मी और पुलिस, और उसको एकदम से बचाने के लिए FAA वाले और बोइंग वाले इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। अब ये किस वक्त पहुंचे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल पहुंच जाते हैं। वो इसीलिए ताकि कोई उससे जो भी इंफॉर्मेशन है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करे। नहीं तो आपको लगता है भाई जो एयर इंडिया के इंजीनियर्स हैं उन्होंने शायद अच्छे से काम ना किया हो, मेंटेनेंस पूरा ना हो? सब मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि एयर इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, मैंने वहाँ उनके साथ 15 साल काम किया, हाँ। और फिर बाद में मैंने दूसरी एयरलाइंस में भी काम किया। वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स और वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन दी वर्ल्ड, एयर इंडिया के इंजीनियर्स एंड पायलट्स। जो बैकग्राउंड और जो एक्सपीरियंस और जो टफ एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, और सॉरी आपकी बात बीच में एक लंबी बात हो जाएगी। आपको लगता है कि इंजीनियर जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं हमारे जो साउथ एशियन हैं वो अपने आप को अफसर मानते हैं रेदर देन वर्कर? ये बात आपकी थोड़े तक सही है, क्योंकि एक ज़माना था जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन की थी, जब एयरफोर्स से पायलट्स आते थे तो वो कर्नल जनरल बन के आते थे, वहाँ से पढ़ के आते थे, तो वो हर आदमी सलूट कर रहा है उनको, इसलिए उनकी आदत थी। वहाँ 15 साल उड़ा के 20 साल उड़ा के प्लेन आते थे तो चाहते थे यहाँ पे भी हर आदमी सलूट माने। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब एयर इंडिया और ये जितनी एयरलाइन है नॉर्मल बच्चों को 12th से लेके ट्रेन कराती है, एयरफोर्स से कोई नहीं आता। क्योंकि हमारे मुल्कों में तो एक बार आदमी एयरपोर्ट से जाकर आज दूसरे गांव वालों को पास नहीं आने देता, पर चल। इसमें मैं आपको अमरजीत थोड़ा ऐड करूंगा जी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ रूल कर रहा था तो वो खुद तो आया वहाँ से छोटे छोटे घरों से, जी जी, यहाँ आके वो लाट साहब होता था, बिल्कुल, बड़े बड़े घर, अब वो बड़े महलों में रह रहा है, बिल्कुल, नौकर चाकर वो सब है, ठीक है ना। अभी भी आज भी उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोटा सा घर में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर भी होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में, वो कल्चर एक जो डेवलप करके बड़े बंगले में वो महलों में रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। गाड़ियाँ और उनके चौकीदार और दरबान और 10,000 और शहरों के बीच में 4-4 एकड़ के उनके लॉट हैं। तो वो कल्चर जो है वो हमारे यहाँ पैदा हो गया है। वो कोई एयरलाइन हो या सिविल सर्विस हो या सिविल सर्वेंट हो, कोई भी हो, सबके यहाँ वो है। तो वो जो आपका सवाल है वो चौधरी हर कोई बना हुआ है, चौधरी बना हुआ। लेकिन आपको मैं फिर कहूँगा, मैं पर्सनली फर्स्ट हैंड जानता हूँ, मैंने इतने साल काम किया, एयर इंडिया के पायलट्स में ये चीज़ नहीं है, थी एक ज़माने में, अब नहीं। मैंने ना सुना है एयर इंडिया के इंजीनियर तो बोल रहा हमारे गोरा आया इंजीनियर तो जहाज़ का टायर चेंज करना था, वो नीचे का जैक लगाया, खोला, उसको ऐसे उठाया, दूसरा लगा दिया। भैया हम लोग तो नहीं लगाते हैं, हम तो बैठ के देखते हैं और हमारे जो सर्वेंट है वो काम करते हैं, वो टाइट करते हैं, हम बोलते हैं हाँ ठीक हो गया। आई एग्री विद यू। अगर ऐसा चलूगा तो फिर जहाज से तो प्रेशर पैदा ना एयर का। मैं बात करूं, आप दोनों एग्री करते तो अब मैं बात करूं। नहीं आप बात करिए। देखिए चक्कर क्या होता है, मैं जब ये जहाज हो गए बहुत टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गए जहाज, तो जब फॉल्ट कोई आती है जहाज के अंदर, तो जैसे अब गाड़ियों में डिस्प्ले आ जाता है, ऐसे जहाज के अंदर भी वो डिस्प्ले लगे हुए। राइट। पायलट अच्छा, हर सिस्टम जो है 2 बार 3 बार रिपीट होते हैं, मतलब डुप्लीकेट हुए हुए, कि जैसे हाइड्रोलिक है तो 3 है, फ्यूल सिस्टम के पंप है तो 4-4 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, कि एक खराब हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाए। फ्लाइट जब आती है तो वो पायलट फ्लाइट पे उतरने के बाद, लैंड होने के बाद, वो जो उसको प्रॉब्लम्स दिखी हैं फ्लाइट में भी हो रही है, वो लिख के चला जाता है। इंजीनियर का काम ये है कि जाके वो किताब पढ़ता है, देखता है कि समझ लिया, एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई एक हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम लगे हैं, 1 2 3, नंबर 1 फेल हो गया, वो लिख के चला गया, फेल हो गया, जहाज उड़ता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 2 ने ले लिया, 2 भी खराब हो जाता तो 3 ले लेता, इतना डुप्लीकेशन है। उसने लिख के गया, इंजीनियर आया, जहाज लैंड हुआ, समझ लिया यहाँ पे टोरंटो में, इंजीनियर ने देखा किताब में क्या लिखा है, पायलट ने लिखा हाइड्रोलिक 1 फेल। वो हाइड्रोलिक 1 फेल के लिए अब वो उसको जाके डिस्प्ले पे और कंप्यूटर पे टेस्ट करना पड़ेगा, जो जहाज के अंदर लगे हुए हैं, 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं एक्चुअली, उस पर जाके वो चेक करेगा कि क्या प्रोबेबल कॉज है। अब वो पूरा सिस्टम चेक करेगा इंजीनियर जो है,
उसके लिए वो मूवमेंट भी करेगा, मैकेनिक से हेडसेट पे बोलेगा कि अच्छा ये मूव हो रहा है कि नहीं, लोड में चल रहा है कि नहीं, टेस्ट कर रहा हूँ जब चल रहा है कि नहीं। फाइनली वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ चेंज होनी है। समझ लीजिए एक छोटा सा पंप चेंज होना है, ये लाइन कोई चेंज, वो लाइन भी ऑर्डर करेगा और फाइनली वो मैकेनिक से कहेगा कि तुम चेंज कर दो। जी। और जी एक बात मैं आपसे ज़रूर, आप तो एयर इंडिया में रहे हैं, और एयर इंडिया में पायलट एक मेरा दोस्त था, इधर जहाज़ लेकर आता था, उसने बोला जब मैंने जहाज़ लेके उतारा तो को नीचे से एक पावर देते हैं जब आता है तो उसमें पावर ग्राउंड पावर देते हैं जी। तो बोलता वो नीचे उसने ऑर्डर कर रखी थी, वो कौन सी पावर होगी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो बोलता मैंने पूछा भी ये क्या है, बोलता ये पावर देनी, बोलता इसको ज़रूरत नहीं है। तो बोलता नहीं जी मैंने ऑर्डर कर दी है अब देनी है। बोलता मैं पायलट हूँ, मैंने इसमें लिखना नहीं है। तो जब इंजीनियर ही उसको ज़्यादा पावर दे देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं, मैं बताता हूँ, आपकी बात समझ गया। देखिए है क्या चक्कर, ये कमर्शियल एस्पेक्ट है एक्चुअली। कमर्शियल क्या है, जब जहाज के इंजन चल रहे होते हैं तो उसमें जनरेटर लगे होते हैं तो पावर आती रहती है। एक तीसरा इंजन इसकी टेल में लगा होता है जिसको एपीयू कहते हैं। वो छोटा सा इंजन है, उसका काम पावर मतलब एयरक्राफ्ट को उड़ाना नहीं है, सिर्फ हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर देना। जी बिल्कुल, एसी वगैरह। हाँ, तो होता क्या है कि जब अब एयरक्राफ्ट आया, लैंड हुआ टोरंटो में, फर्ज करिए एयर इंडिया का, तो अगर यहाँ पे तो एयर इंडिया ने अपनी पावर नहीं रखी, ग्राउंड पावर, एक बड़ा सा ट्रक में एक जनरेटर लगा, तो वो आके जब देंगे तो उसका किराया लेंगे ना, और बहुत किराया लेते। तो जो इंजीनियर है वो कहता है कि लगाओ इसको, और पायलट कहता है नहीं मेरी एयरलाइन मना करती है मत लगाओ, मैं जो टेल में एपीओ है वो चला रहा हूँ मैं। तो दोनों अपनी जगह सही है। बात पैसे की है कि कुछ एयरलाइन कहती है कि वो टेल का इंजन बंद कर दो और इसको यूज कर लो ग्राउंड पावर। और अगर ये सिस्टम ये है कि अगर आप ग्राउंड पावर लगाएंगे तो वो ओवर जो टेल की पावर है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी, जहाज को कोई नुकसान नहीं होगा। और जी इंजीनियर्स जब डिसीजन लेते हैं अपने आप ही लेते हैं, जो ऊपर से डिसीजन नहीं, ये हम सब कुछ लेते हैं, बल्कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो कंपनी का जो कितना बड़ा बादशाह भी हो, वो अगर कह दे तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइन करके मैं कहूँगा मैं नहीं करने दूँगा। एज ए इंजीनियर कितना डरते हैं, हम रोंग लेंगे, कंपनी निकाल देगी। आपने देखा तो मैं कभी नहीं डरते हम। जहाँ कभी ऐसे कर देते हैं इसमें से 4 पैसा आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं। एक तो पैसा हम कमा नहीं सकते। बात ये कि आप एज पर बुक जाते हैं। अच्छा। और आपने जो जैसे उन्होंने कहा कि पायलट जो है डिफेक्ट लिखता है कि ये मुझे खराबी मिली है, आप जब लिखते हैं तो करंट जो आजकल रूल्स हैं उसके हिसाब से आपने जो एयरक्राफ्ट की जो मैनुअल्स होती हैं जिसमें दिया हुआ है कि इसको ट्रबल शूट कैसे करना है, ठीक है ना, उसका हवाला देते हैं। आपने जो काम किया है उस किस रेफरेंस से किया, आप एक लाइन या एक चीज़ अपने तौर से नहीं कर सकते, सिस्टम को फॉलो करेंगे। और मतलब सिस्टम को करना है, सिस्टम को फॉलो करेंगे। नहीं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, जो ये बात कर रहे हैं कि हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमें अगर डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी बोल दे और सीईओ भी बोल दे तो हम कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, आप किसी और को ले आओ, हम उठ के चले जाते हैं, हम साइन नहीं करेंगे। आपने तो डिफेक्ट नहीं डाला ना जी, डिफेक्ट तो पैदा हो गया, अब आप उसको ठीक कर रहे हैं, आपको सवाल नहीं कर सकता कि आप भाई ठीक ना करें। कभी एयरलाइन आप पे जोर डाल देती है, मैं ये पूछ रहा था, कभी एयरलाइन बोल देती है फ्लाइट जा रही है इसको लेट मत करो, उसका एक तरीका है, इसको जाने दो, उसका ये बताएंगे, एक तरीकाकार है, वो बताइए अमीर। हाँ अच्छा, होता ही है कि जो आपका सवाल है, बात छोटी एयरलाइन या कुछ जो है पैसा प्रेशर डालती है, पैसा बचाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कमर्शियल, वो पहली वाली चीज़ जो है पॉलिसी बनी भी होती है। उसमें ये झगड़ा नहीं हो सकता कि इंजीनियर क्या ग्राउंड पावर लगानी है और पायलट क्या नहीं लगानी है, पॉलिसीज ऑलरेडी बनी होती है। तो अब ये जो सवाल था कि कोई डिफेक्ट आए और उस पर अगर पुश करें, अब ये डिपेंड करता है कि देखें ना, इंजीनियर जब वो भी साइन करता है, वो साइन करता है कि मैंने CRS साइन करता है, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, कि अब ये एयरक्राफ्ट जो है सर्विसेबल है, ठीक है ना, एयरवर्दी है। पायलट उसको साइन करता है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये सही है। वो दोनों अड़ सकते हैं, अगर वो समझें कि सेफ नहीं है, हमारा मेंटेनेंस हो या कोई भी हो, उसका काम जो है, या DGC हो या सिविल एविएशन हो, उन सबका एक ही काम है सेफ्टी। और इसमें कोई रोक नहीं सकता, मतलब ना पायलट को प्रेशराइज करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, आपको कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्योंकि फाइनल अथॉरिटी में आप दोनों इंजीनियर हैं, मैं फ्लाइट में था, वैंकूवर से टोरंटो आना था, 787 सिमिलर एयरक्राफ्ट था, वो जब टेक ऑफ होने लगे पायलट ने वापस ले लिया, बोलता इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वापस हम गेट पे गए, 5 मिनट रुका, बोलते ऐसे ही चले जाओ, फिर पीछे घुमा लिया। यहाँ पे हुआ ये, तो उसमें कौन डिसीजन लेता? पायलट ने तो डिसीजन लिया मैंने नहीं आगे जाना। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा कि आप ये देंगे, एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ज़रा जिसने बनाई है जी, वो एक मैनुअल बनाता है जिसे हम कहते हैं MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। उसमें ये होता है कि एयरक्राफ्ट जो है ये फ्लाई कर सकता है, अगर ये इसमें कौन सी चीजें खराबी है फिर भी जा सकता है, नहीं जा सकता। वो इसलिए जैसे 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक खराब है, टाइम कम है ठीक करने के लिए, वो कहेंगे अभी भेज दो इसको, ये मैन्युफैक्चरर देता है, बोइंग इस केस में। और इसमें ये एयर इंडिया नहीं करेगी, वो बुक को पढ़ के अगर वो अलाउ है
तो कहेंगे ठीक है जाने दो। लेकिन फाइनल जो है वो पायलट के ऊपर है कि उसने क्यों एक्सेप्ट किया। अगर नहीं, कोई खराबी लेकिन है, वो नहीं, बुक लेकिन- के हिसाब से तो हाँ, वो एक्सेप्ट कर अगर ले। वो उसके जो है ऊपर कोई अड़ वो भी नहीं सकता आती। है। असल जो है वो अड़ने वाला जो आदमी है वो क्योंकि पायलट इंजीनियर की होगी वो निकल जाए मेरे shoulder मेरे पे से ना रहे। ये चीज हटे और लेकिन एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड pushback वो हो जाए। उसके बुक के तहत हो, मतलब वो सिस्टम या रूल्स के अलाउ हाँ, एक अलाउ दफा करते हो। एयरक्राफ्ट पुशबैक हो जाए, उड़ जाए, उसकी बला से ये जो आपने बात की कि जहाज वापस आया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिसीजन इंजीनियर का होता है। मैं आपको साबित, हाँ पायलट ने पुशबैक किया, मेरे साथ हुआ है कई बार। Right. पायलट ने पुशबैक किया, इंजन का कोई पैरामीटर लाल हो गया कि टेम्परेचर बढ़ गया है इंजन नंबर 1। Right. पायलट ने देखा कुछ प्रॉब्लम है, उसने सही डिसीजन लिया कि वापस आ जाओ, अभी तो अपन गए नहीं है। Right. उसने कहा वापस गेट पे लगा दो, क्योंकि अब फ्लाइट एटलीस्ट आधा घंटा डिले हो जाएगी। Right. लेकिन ये क्रिटिकल चीज़ है, हाँ वापस आ गया, क्योंकि अब जहाज वापस लगेगा, एरो ब्रिज लगेगा, गेट लगेगा, राइट आके लोग देखेंगे, इंजीनियर आएगा, वो आके इंजीनियर चेक करेगा। उसने चेक किया, उसने कहा कि यार ये इंडिकेशन की प्रॉब्लम है, एक्चुअल खराबी नहीं है, सेंसर की खराबी है जो टेम्परेचर रीड कर रहा है। जैसे आपका थर्मोमीटर खराब हो गया Right. तो उसका ये मतलब थोड़ी कि आपको बुखार हो गया। राइट थर्मोमीटर दिखा रहा है 200, लेकिन आपको बुखार नहीं हुआ, तो आप कहेंगे वो ये इंजीनियर चेक करके बताता है कि भाई ये तो थर्मोमीटर खराब था, बुखार नहीं है, पेशेंट ठीक है, जा सकता है। लेकिन इसमें भी एमईएल जो है वो बताएगी आपको कि अच्छा। अगर ये कंडीशन है। हाँ कि ये सेंसर उसका अलाउड manual है, पढ़ेंगे। हाँ कि सेंसर वो एमईएल के हिसाब से नहीं नहीं सेंसर अलाउड है कि नहीं अलाउड है ये वो बताएगा, लेकिन सेंसर खराब है या पेशेंट बीमार है ये इंजीनियर इंजीनियर बताएगा। टेस्ट करेगा इसलिए तो हम सही ऑलवेज बता कहते हैं बड़े तुर्रम खां बनते हैं पायलट, एक्चुअल जो जहाज के बारे में जानते। मैं आपको छोटी सी चीज़ कहता हूँ, एक गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानता है या मैकेनिक ज़्यादा जानता है? मैकेनिक ज़्यादा जानता है। ऑब्वियसली क्योंकि ड्राइवर का तो कंट्रोल काम है उतना ही करना। अब वो क्योंकि शहनशाह लोग हैं, गए एयरपोर्ट पे सफ़ेद शर्ट खूबसूरत लोग, हम काले पीले छोटे से दुबले पतले से, हम मैकेनिक लगे हुए हैं ग्रीस लगाने में, ये करने में, लेकिन हमने 20 साल 40 साल लगाए उसको ठीक करने में मशीन को। नहीं सबका अपना अपना है, जो जिसको भी जो काम सौंपा गया अगर वो आदमी अच्छे से काम करे तो हमें प्रॉब्लम कोई आई बिल्कुल, नहीं। हम तो ये कहते हैं, हम देखिए पायलट का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम है। ना पायलट इंजीनियर को पुश करता है ना इंजीनियर पायलट, लेकिन कभी कभार वो आपको मालूम है इंसान इंसान होता है, अपनी तुरम खाई ले आता है। इंसान इंसान रहे तो ठीक है, जब इंसान नहीं रहता है अच्छा, एयर इंडिया क्रैश पे मुझे एक जहन में वो है जी उससे हमें एक क्लू मिल सकता है। क्लू से मतलब ये कि उसके लिए हमें डीएफडीआर या सीवीआर या जो ब्लैक बॉक्सेस की बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है कि किस वक्त किस समय पे वो मैसेज दिया है मेडे का, जी ठीक है ना। उसने मेडे और कहा कि थ्रस्ट नॉट अचीव, वी आर लूजिंग थ्रस्ट, ये इस तरह का मैसेज दिया है। वो किस फेज में, यानी कि जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, रोटेट किया है, वो किस सेकंड पे उसने वो किया है। इसका मतलब है कि उस लम्हे उस वक्त उनको जो है प्रॉब्लम मिली है। तो आप दोनों इंजीनियर एक बात, क्योंकि लंबी बातें हो जाती हैं, और जब मैंने सुना है भी इतना ऑटोमेटेड है ये जहाज़, उसको ऑटोमेटिक बटन दबा देते तो पायलट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात बिल्कुल सही, अगर अपन जो एक नॉर्मल आदमी है उसके हिसाब बोले, ये प्लेन इतने ऑटोमेटिक हो चुके हैं हाँ। कि आप एक बटन जिसको ऑटो पायलट कहते हैं एंगेज करें, जहाज अपनी तरफ से टेक ऑफ कर जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ चले जाएगा और लैंड कर जाएगा। लेकिन उसमें अभी भी एक कंडीशन उन्होंने डाली है कि टेक ऑफ जो है पायलट ही करता है, खुद करता अभी भी ऑटोमेटिक वो फैसिलिटी ऑन नहीं हुई है। टेक ऑफ के बाद ही आप ऑटो पायलट एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त जहाज ने ग्राउंड छोड़ दिया जिस उस वक्त जहाज की प्रॉब्लम है, जब अपने एयरपोर्ट की प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट इक्विप्ड नहीं है ऑटो पायलट के लिए। नहीं, ऑटो पायलट जो मैक्सिमम अभी तक बने पूरी दुनिया के जहाजों में, वो टेक ऑफ अलाउ नहीं करते। वो अभी भी उन्होंने भाई, पर नहीं तो पायलट को इतनी तनख्वाह काहे को मिलती है, इतना एक्सपीरियंस आदमी क्यों है, फिर तो वहाँ बंदर बिठा दें। वो जो आप कह रहे हैं वो लैंडिंग में आ जाता है, लैंडिंग में आ जाता है। लैंडिंग नहीं, लेकिन ऑटो पायलट जो है जिस वक्त टेक ऑफ हो गया जहाज, जैसे टेक ऑफ हुआ अब ऑटो पायलट एंगेज किया जा सकता है। वो जहाज जाएगा अपनी जहाँ पे भी जाना है वहाँ तक, पूरा मतलब पायलट पूरी रास्ते नहीं टच, जबकि करता नहीं है, और ज़रूरत भी उसको बिठाया जाता है मॉनिटरिंग के लिए कि कभी मशीन कुछ गलती कर सकती है, इसलिए एक एक्सपीरियंस पायलट है उसको देखने के लिए, नहीं तो मशीन पूरी ले जाए। असल में वजह ये नहीं है ऑटो पायलट की, वजह ये कि 13 घंटे की फ्लाइट है, पायलट भी इंसान है, 3-4 घंटे तक एक चीज़ को पकड़े बैठे रहना, इसलिए ऑटो पायलट बन गया कि अब तो सीधा जाना है और जी सीधा राइट है, हमारे जहाँ क्रूज लगे हुए हैं बस गाड़ी वही में, चीज़ अपने आप है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अभी तक अलाउ नहीं किया ना क्रूज गाड़ी में भी कि ड्राइवरलेस कार अभी नहीं अलाउ, इसलिए ड्राइवरलेस प्लेन भी नहीं है। जी जी। और आप क्या कहना चाहिए, अभी टेक्नोलॉजी नया क्या? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हम बहुत ज़माने से कैनेडियन कंपनी है, खासतौर से स्टार नेविगेशन में, नाम लेकर आपसे कहूँगा, अच्छा। क्योंकि उनमें कुछ इंजीनियर्स हैं जो मेरे दोस्त रह चुके हैं, अच्छा, और उनसे मेरी बातचीत होती। दोस्त रह चुके हैं मतलब आप उनको आप नहीं बुलाते? नहीं, अब उनमें से कुछ छोड़ चुके हैं वो कंपनी, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं जाता रहता हूँ वहाँ अक्सर, अच्छा। जब भी यहाँ आता हूँ। कैनेडा यहीं पे
क्या कहते हैं, टोरंटो में ही है वो कंपनी, जी, जी। ब्रैम्पटन में एक्चुअली, आपके ब्रैम्पटन में, जहाँ ब्रैम्पटन में बहुत ज़्यादा, जहाँ ग्रेट ब्रैम्पटन, जहाँ सिखों की आबादी बहुत है जी। और उसके एक खास जो डायरेक्टर हैं, जो मेरे बहुत खास मित्र हैं, कुलविंदर सिंह केविन, हाँ जी, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ये फाइनेंस साइड से, लेकिन वहाँ पे इस वक्त टेक्निकल में एक अमन सिद्दीकी, ये भी PIA के 40-50 साल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं। अच्छा जी हाँ, ऑलमोस्ट 45 इयर्स उनका भी एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर। अच्छा। इन लोगों ने सबने, ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसने 20 साल मेहनत की है इस फील्ड में, एक ब्लैक बॉक्स बनाया है जो जहाज़ के अंदर लगाया जा सकता है। और अब आप कहेंगे जहाज़ में बोइंग ने नहीं बनाया, एयरबस ने नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एड ऑन हो जाती है, जिसकी अप्रूवल दे दी है FAA ने और अप्रूवल दे दी है एयरबस ने पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, कि 737 में लगा सकते हैं, 320 में लगा सकते हैं। ये डब्बा अगर लगा हुआ होता तो एक बहुत बड़ी खामी इस वक्त वो क्रैश तो हो, देखिए ये तो ऊपर वाले ने जो किया, लेकिन क्रैश का जो डेटा आज बोइंग कहती है कि डेटा करप्ट हो गया और डेटा नहीं रहा, ये बॉक्स का काम ही है कि वो जो डेटा है उससे ब्लैक बॉक्स ये जहाज़ के अंदर लग जाता है, फिट हो जाता है। और फिट होने की इन्होंने कई बार बात की है, लेकिन इसमें एक्चुअली कैनेडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। जैसे USA की गवर्नमेंट FAA को मतलब ट्रम्प जो है बेसिकली, या US गवर्नमेंट FAA को पुश करती है और FAA पुश करती है अपनी एयरलाइंस को कि ये लगाओ। ऐसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने करना चाहिए, जो ध्यान ही नहीं देती। और फिर ये लोग कहते हैं कि मेक इन कनाडा और कैनेडियन प्रोडक्ट्स शुड बी यूज। अरे आप अपने कैनेडियन जहाज़ों पे तो लगवाइए। इसका काम ये था कि ये बॉक्स अगर लगा होता तो पूरा डेटा नीचे ट्रांसमिट कर दे। लेकिन आपको लगता है भाई जो बम्बार्जे नहीं कर पाई और बोइंग नहीं कर पाई, वो एक देखिए वजह ये, पाकिस्तान तो आगे 40 साल में एक्सपीरियंस न करता, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, यहाँ इंडिया तो आगे करता, इंडियन थे। पाकिस्तान ये कंपनी शुरू की थी एक इंडियन ने, विराफ कपाडिया ने, अच्छा, पारसी था। अच्छा। और वो अकाउंटेंट था। उसकी अगर स्टोरी सुने तो बड़ी कमाल की कि उसने एक टेक्निकल कंपनी कैसे शुरू कर ली। उसने क्या किया, देखिए मैं आपको इसको आपकी मुशाबहत या इसकी सिमिलरिटी देता हूँ स्टीव जॉब्स से, एप्पल से। स्टीव जॉब्स टेक्निकल आदमी था ही नहीं, इसलिए बिल गेट्स आज तक कहता है कि वो एक लाइन कोड की नहीं लिख सकता, अच्छा, सॉफ्टवेयर की। लेकिन उसने एप्पल सेटअप कर दी कि नहीं करी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जब वो छोड़ के गया एप्पल फिर बैठ गई थी, और जब वो वापस आया एप्पल फिर उठ गई। उसकी वजह ये कि स्टीव जॉब्स को ये आता था कि मैं बेस्ट माइंड को लाके उनसे कैसे निचोड़ के काम ले लूँ। तो काम करवाना और काम होना, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो जो बड़ा पहलवान हो जाता है ना, उसको बोलते बचपन में मैं उसको बहुत बार हराया है। भाई अब क्या है, अब की बात वो करिए तो आई एम श्योर कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ने कोई भी बंदा कर सकता, पर फिर भी कई बार जो बहुत वड्डी गल करते हैं। देखिए अब मैं 1 मिनट आपकी खासतौर से चैनल पे लूंगा, जब इतनी देर आपने वो किया जी, कि मैं खासतौर से आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर तो ये स्टार कंपनी का कंप्यूटर लगा होता, स्टार नेविगेशन कंपनी का, तो ये पूरा डेटा इमीडिएटली बीम हो जाता नीचे। वो कंप्यूटर लेता है DFDR से, मतलब ब्लैक बॉक्स से लेता है डेटा, और रियल टाइम ट्रांसमीटर करके नीचे ग्राउंड के कंप्यूटर को देता है, ताकि हर चीज़ रियल टाइम आती रहती है किसी भी जहाज। ਤੁਸੀਂ एक गल आप बताएं भाई, जिस जो अगर इंडिया वाले ब्लैक बॉक्स से नहीं डेटा ले पाए तो उस पे से कैसे ले लेते? ये तो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होता रहता है, उसमें तो कंटिन्यूस जा रहा है, कंटिन्यूस आता रहता है पूरे 48 घंटे का। आपने नहीं, बोला वो तो 24 सेव हो रहा है, घंटे सिर्फ वो तो सेव हो रहा है। अब आपको लेके जाके कंप्यूटर पे लगाना है और फिर देखना है। ये तो कंटिन्यूस ट्रांसमिट, जैसे अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, होता रहता है। चलो खैर, ये बड़ी बातें हैं, जब होंगी तब इस पे बात करेंगे। लेकिन आजकल तो डाटा आप इस पे देखें, फ्लाइट डालें, फ्लाइट अवेयर पे जहाँ कितने से साइट्स हैं, उस पे से कितने मीटर आ रहे हैं, इतनी स्पीड पे जहाज जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे बिल्कुल सही कह रहा है। यही वाली चीज ये अब सिर्फ दिखा रहा है आपकी स्पीड, हाइट और ये। अगर वो ये भी दिखाता कि इंजन की पावर क्या है, फ्यूल क्या है, ये सब डेटा ये वाला बॉक्स। और ये तो हमारे लिए अवेलेबल है। मेरे को लगता हो सकता है जो मेकर्स हैं, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे जितने भी मीटर्स हैं वो मेकर को जा रहे हैं, फोर्ड को जा रहे हैं, जहाँ लेक्सस को जा रहे हैं, वो सभी मीटर देखते हैं। और अब जहाँ पे तो ट्रक्स में है, ट्रक का वो सिस्टम नहीं चल रहा तो उधर से फ़ोन आ जाता है, भाई आपका ट्रक रॉन्ग चल रहा है, इसको बंद करो, इसमें कूलेंट नहीं है। करेक्ट। अगर इतनी एक्यूरेसी गाड़ियों में है तो जहाज़ों में इन्होंने उसको बाईपास इसलिए किया, ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सैटेलाइट से आपका ट्रक जो है ये मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सैटेलाइट से फुल टाइम बीम करना और सैटेलाइट का एयर टाइम लेना, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। एयरलाइन में अब आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट और दें। जी जी। बोइंग की क्या ख़राबी रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अंदर ही रही है, बाहर चले जाएंगे। वो ये कि बोइंग जो है एक इंजीनियरिंग कंपनी थी। इंजीनियरिंग कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होता जी। इन्होंने आज से 8 या 10 साल पहले कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, उसका ऑलवेज हेड जो था कोई इंजीनियरिंग से ही ऊपर उठ के आता था, और वो जानता था कि क्यों हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है जो प्रोडक्ट 20 साल बाद यूज़ होगा, उसके लिए आज हमें करोड़ों रुपए खर्च करने।
ये ले आए कोई फाइनेंस ऑफिसर को, उसने देखा इसमें R&D में इतना खर्चा है, कम कर दो, 20 की जगह 10 इंजीनियर से भी काम चल जाएगा, उसका आज नुकसान वो भुगत रहे हैं, भुगतान ये भुगत रहे हैं कि जब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे का काम आपका उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए इनके 737 मैक्स में भी सॉफ्टवेयर ख़राब हुई और जल्दी में बनाई गई और आउटसोर्स की गई। आप मुझे बताइए इतनी क्रिटिकल चीज़ आप क्यों एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रहे हैं? आपके खुद इंजीनियर जो है वो 70 वो आपके लेंगे 2 लाख, आप इंडिया में करा लीजिए 30,000। लास्ट सवाल है, मैं चाहता हूं कि इंडिया की तरक्की हो, लोग अच्छे काम करें। जब आप बोलते हैं भाई एयर इंडिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, बोइंग की होगी, लगता है लोग मानेंगे भाई एयर इंडिया बोइंग से बेटर है? इसलिए मानेंगे कि सुंदर पिचे को आप ले लीजिए, आप जो है जितने भी टॉप की यूएस की कंपनीज हैं उसमें सब इंडियन हेड कर रहे हैं। मतलब इंडियंस कोई कम नहीं है अकल में, हमें एक प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। इंडिया में कई बार हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ पे करप्शन नहीं है। इंडिया की जो टेक्निकल टीम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बोइंग की जो मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकल टीम एयर इंडिया की बेटर है बोइंग से, मैं तो अभी आपसे कह रहा हूं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए हम बोइंग जैसी कंपनी इंडिया में नहीं खड़ी कर पाते। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो बेटर पर कर कुछ नहीं सकते। अभी उन्होंने स्टीव जॉब की मिसाल दी है, वो एक लाइन नहीं लिख सकता था, इतनी बड़ी कंपनी को 2 दफा उसने उठाया, बनाया, सब किया। जी जी। तो इंजीनियर हो या कमर्शियल वाला हो, आई डोंट एग्री। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बोइंग ना का, ठीक है? ना मैं तो ਤੁਸੀਂ आप ही किया भाई वो नहीं कर देता, नहीं उसके केस में मैं आपको बताता हूँ, उसके केस में वो क्या ठीक नहीं है, नहीं जहाज वालों में इंजीनियर चाहिए। नहीं उसका भी मैं आपको बताता। स्टीव जॉब्स ने ऑलवेज जहाँ 2 रुपए लगते थे वो 20 रुपए खर्च करता था, उसने पैसे की कटिंग नहीं की। उसने जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं, मैंने पढ़ी हुई आज उसकी बुक पढ़े, जो 1 लाख कमाता था उसको वो 3 लाख पे लेके आया, वो बेस्ट माइंड को लाके उसे किया। बोइंग ने पैसे शॉर्टकट किए कि हम 2 लाख का इंजीनियर की जगह 50,000 का ले लो। सर यहाँ पे क्वालिटी खराब चल रहा है एयरबस में, बोइंग में, कि कौन जो है इसको किसकी चीपर बना दे, और अभी वो कट डाउन नहीं करेगा। नहीं चीपर बना दे, कौन चीपर बना। और जी क्या, क्योंकि इसमें लोगों की जान माल की रखी है, और अगर एक आदमी चला जाता है तो वापस नहीं आता है, तो आई एम श्योर कि FAA ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਹੈ, अमेरिका ਦਾ भी, दूजे मुल्कों का भी अनसेफ जहाज डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है। अब अपन फाइनल उस पे आते हैं कि एक्चुअली जहाज अनसेफ नहीं है। ट्रिपल ये 787 भी अनसेफ। ये अनफॉर्चुनेट है कि 1 in a million चीज़ें जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो कोई एक हमारे यहाँ एक्सीडेंट के लिए चीज़ मॉडल कहलाता है, जो लोग देखते हैं कि कई सारे छेद, स्विस चीज़ मॉडल के कई सारे छेद अलग अलग एक साथ अगर अलाइन हो जाए तो लाइट उनमें से पास हो जाएगी। कई मल्टीपल चीज़ें एक साथ जुड़े हैं। उस दिन जो हुआ है, जो हम लोगों ने अपनी फोरम में, जो मैं आपसे कह रहा था, जिक्र कर रहा था, ये मेरी नहीं है, हमारी पूरी इंजीनियर्स की फोरम, पूरी दुनिया की इंजीनियर्स की फोरम, एविएशन इंजीनियर्स, उसका मामला ये कि जब इसे लैंडिंग गियर ऊपर किया, जब तक प्लेन बिल्कुल ठीक था, जैसे ही इसे लैंडिंग गियर ऊपर किया तो उसमें कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से जो है इंजन की पावर कट ऑफ हुई है। अब आदमी करने की कोशिश की, लैंडिंग गियर तो ऊपर हुआ नहीं, लेकिन जब लीवर ऊपर किया तो किया हो सकता है। जी, अगर हम ये मान रहे हैं कि प्लेन बिल्कुल सही चल रहा था, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। अगर हम ये मानते हैं कि प्लेन जब तक बिल्कुल ठीक था 10 सेकंड तक, और उसने लैंडिंग गियर लीवर ऊपर किया, पायलट बिल्कुल कॉम्पिटेंट था, उसने सही टाइम पे किया, प्लेन जब तक बिल्कुल ठीक था, दोनों इंजन रोटर लीवर ऊपर किया, जो हमने सिनेरियो समझाया अपने उससे, जैसे लीवर ऊपर किया तो कुछ इसमें सॉफ्टवेयर या रिलेज की प्रॉब्लम है कि पावर फेल होती है मोमेंटरीली 10 सेकंड के लिए, और ये इसके इंसिडेंट मिल चुके हैं 2 या 3 बार 777 में, लेकिन वो मिले ड्यूरिंग फ्लाइट तो एयरक्राफ्ट बच गया, ये ड्यूरिंग टेक ऑफ था। और ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 2-3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जो आदमी बचा उससे मैं सुन रहा था, ग्रीन लाइट्स का कोई ग्रीन लाइट्स पावर ट्रिप इनका फिर वही है कि पावर ट्रिप भी ना, असल में जो केबिन लाइटिंग है जी, वो भी जो है उसी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर पावर ट्रिप भी है, उसने दूसरी पावर पे गई है सोर्स पे, तो ये लाइटें ऑन हो जाएंगी, तो ये थोड़ी फ्लिकर की हैं, तो ये पक्का हो गया कि पावर ट्रिप हुई। अब जब पावर ट्रिप हुई, लैंडिंग गियर, अच्छा लैंडिंग गियर ऊपर लेने की भी हाइड्रोलिक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। पावर ट्रिप हुई तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, इसे नहीं 1 मिनट, लीवर ऊपर लिया, पावर ट्रिप हो गई, लीवर ऊपर नहीं गया, और पावर ट्रिप हुई तो दोनों जो फ्यूल के वाल्व है जो इंजन को फ्यूल देते हैं, दोनों फ्यूल वाल्व में बंद हो गए, तो फ्यूल जाना बंद हो गया इंजन को। इंजन दोनों बंद हुए तो रेड नीचे गिर गया, तो रेड आ गया। ये है कुल मिला के। और इंजन रीस्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? अब फ्यूल ही नहीं है तो रीस्टार्ट कैसे होगा? आप गाड़ी कैसे चलाओगे? वो बीच का फ्यूल वाल्व भी बंद है। दोनों हमें देखना ये है, क्योंकि उसका जो मैसेज है वो बहुत क्रिटिकल है, जो कि इंटरनेट पे भी है कि लूजिंग पावर,
उसने इन्हीं का पावर कट हो गई, नहीं तो फ्लेम आउट हो उसका मैं गया। आंसर अभी बता देता हूँ, उसका मैं आंसर बता देता हूँ, बोलिए, मैं आंसर बता लूजिंग पावर मींस वी आर नॉट अचीविंग द मैं टारगेट। मैं बता पावर कम होती जा रही है। मैं बता देता हूँ उसका। ये है जेट इंजन, ये आपका पिस्टन इंजन नहीं है। Right. पिस्टन इंजन आप स्विच ऑफ करते हैं, पावर बंद हो जाती है। Right. जेट इंजन घूमता है स्पीड से, Right. तो स्पीड से टाइम लगता है, उसे स्टार्ट होने में भी 5 मिनट लगते हैं और बंद होने में भी 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, जब आपका फ्यूल भी आप बंद कर देंगे तो इंजन बंद नहीं होता, घूमता रहेगा और क्योंकि वो बहुत speed धीरे, पे है। और वो घूमता रहेगा तो पावर लूज होगी, कट नहीं होगी। पिस्टन इंजन होता तो पावर कट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है जेट इंजन और पिस्टन इंजन। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ रेहान उल हक जी कुछ कहना होवे, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और हमारा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम के तहत यही था जी। कि हम एक पॉसिबल कॉजेज़ की बात करें, ना किसी पे उंगली उठाएं कि इसकी ख़राबी है, कि बोइंग की है, कि एयर इंडिया की है, कि इंजीनियर्स की है, पायलट की है। सिर्फ उन वजूहात की बात करें, उन पॉसिबल कॉजेज़ की, कि क्या पावर लॉस थी और क्या लिफ्ट जो है वो हमने लूज़ की है इस एयरक्राफ्ट के, जिस वजह से क्रैश हुआ है। तो हमने सिर्फ इन फैक्टर्स को देखना था, समझना था, ताकि हम आम जनता को ये बात बता सकें, और जिसकी गलती हो आइंदा से उनको हाँ, सुचेत कर सके भाई, हाँ, बिल्कुल फिर से ना हो। और जी आप लास्ट में कुछ कहना चाहें जुनैद जी? साहब मैं तो ये कहूँगा कि हम बहुत, जिसे कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे कि बोइंग वो डेटा रिलीज करे, कम से कम ब्लैक बॉक्स का एक नहीं, उसके पास 2 ब्लैक बॉक्स है, तो दोनों तो ख़राब नहीं होंगे, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों एक साथ ख़राब नहीं होंगे। वो डेटा निकाले तो सब चीज़ें खुद, तेल सफ़ेद और काला सब निकल आएगा। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी।